नमस्कार। लिखावट संस्था की ओर से, इस संस्था के संस्थापकों और आयोजकों की ओर से मैं आज इस मंच पर जुड़े आप सभी लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर इस मंच पर आ पाए हैं। लिखावट संस्था के किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि ये जान लिया जाए कि लिखावट क्या है? लिखावट जो आपकी कलम से निकलती है, आपके ज़हन में डूब करके, आपके विचारों में जज़्ब होकर के। लिखावट कविता और विचारों की एक संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1989 1989 में जनवरी के महीने में हुई। इसके संस्थापकों में मंगलेश डबराल, रघुवीर सहाय और श्री मिथिलेश जी श्रीवास्तव प्रमुख रूप से रहे हैं। समकालीन कविताओं के प्रचार प्रसार में लिखावट संस्था ने अपनी महती भूमिका निभाई है। इसका संस्थान का ऑनलाइन स्वरूप सामने आया कोविड-19 के दौर में और पिछले 3 सालों से लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम इस मंच के जरिए, इस संस्था के जरिए आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से कविता पाठ है, कविता संग्रहों का लोकार्पण है, कवि का कवि कर्म है और लघु पत्रकारिता जैसी चीजें शामिल हैं। लिखावट संस्था का इस समय हिंदी के सुपरिचित कवि श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और आज जिस वजह से हम जुड़े हैं वो वजह है एकल पाठ। ये एकल पाठ करेंगे बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए संजीव कुमार श्रीवास्तव जी। संजीव जी, आपका इस संस्थान के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आपके धन्यवाद। बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को मैं आपका एक छोटा-सा मैं परिचय दे दूँ। परिचय आपका बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं अपने शब्दों की सीमा को निर्धारित करके रखूँगी। आप युवा कवि और आलोचक हैं। मूलतः आप बिहार जक्कनपुर के निवासी हैं। कई पत्र-पत्रिकाओं में आपकी रचनाएँ प्रकाशित होती रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से निरंतर आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहा है। आप एक प्रखर आलोचक हैं, गूढ़ कवि हैं और मूर्धन्य विद्वान भी हैं। आपकी कविताओं की एक लंबी श्रृंखला है, कई पहलुओं को आपने छुआ है, जीवन की समग्रता उनमें झलकती है। सदा नीरा पर भी आपकी कई कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। तो मैं अब इस मंच पर बोलने के लिए आप ही को आमंत्रित करूँगी कि आप अपनी कविताएँ हमें सुनाएँ। संजीव कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी और मिथिलेश जी और हमारे समस्त सुनने वालों का बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी कविताओं की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मेरी एक कविता स्वयं कवियों के बारे में है और कविता का शीर्षक है नए युग में कवि। अंततः हमारा कवि भी एक नए युग में प्रवेश करता है। अंततः हमारा कवि भी एक नए युग में प्रवेश करता है। वह रेल की पटरियों की तरह अपने शब्द बिछाता है। वह रेल की पटरियों की तरह अपने शब्द बिछाता है। विराम चिन्हों के सिग्नल को अनदेखा करता है। विराम चिन्हों के सिग्नल को अनदेखा करता है और कविता की बुलेट ट्रेन धड़ल्ले से एक सीध में दौड़ाए जाता है। छंद और लय की पोशाकें उसके लिए आउटडेटेड हो चली। छंद और लय की पोशाकें उसके लिए आउटडेटेड हो चली हैं। अब वह करीना कपूर के साइज जीरो का टशन पाले हुए। वह एकदम से 22वीं सदी का दरवाजा खटखटाता है और देखते ही देखते उसके गुंबद पर जा पहुंचता है। वह अपने को देसी सुपरमैन क्रिश से तनिक कम नहीं समझता, जो फैंटम और शक्तिमान के दौर में भी बस फैंटेसी का ही हिस्सा था। वह कभी नहीं लड़ा और जानता है कि उसकी लड़ाइयां बची हुई। वह कभी नहीं लड़ा और जानता है कि उसकी लड़ाइयां
बची हुई हैं, इसलिए प्रतिरोध का बिगुल बजाना जरूरी समझता है। वह जानता है कि वह कभी नहीं लड़ा और जानता है कि उसकी लड़ाइयाँ बची हुई हैं, इसलिए प्रतिरोध का बिगुल बजाना जरूरी समझता है। यह बात और है कि उसका प्रतिरोध गांव की चौपालों, गली के नुक्कड़ों और शहर के चौराहों पर नजर नहीं आता। यह बात और है कि उसका प्रतिरोध गांव की चौपालों, गली के नुक्कड़ों और शहर के चौराहों पर नजर नहीं आता। वह गाजा और फिलिस्तीन सरीखे सुदूर इलाकों का रुख करना ज्यादा पसंद करता है और कविता का विमान लेकर 9/11 के अंदाज में सीधे व्हाइट हाउस की चहारदीवारी से जा टकराता है। नए युग में कवि प्रायः एक ही जगह रहता है। नए युग में कवि प्रायः एक ही जगह रहता है। वह जगह सिर्फ और सिर्फ राजधानी ही हो सकती है। नए युग में कवि प्रायः एक ही जगह रहता है। वह जगह सिर्फ और सिर्फ राजधानी ही हो सकती है। कविता के ठिकाने पर वह शायद ही कभी मिलता है। अपनी पहचान को उसने पुरस्कारों में घुला मिला दिया। अपनी पहचान को उसने पुरस्कारों में घुला मिला दिया। जो लोग रोजमर्रा के जीवन संघर्षों में बुरी तरह उलझे हुए हैं, जो लोग रोजमर्रा के जीवन संघर्षों में बुरी तरह उलझे हुए हैं, उन्हें वह इस लायक नहीं समझता जिनकी दुश्वारियां वह अपनी कविता में साझा किया करे। वह हमेशा अदृश्य शत्रुओं पर वैचारिक तोपों के गोले दागा करता है। वह हमेशा अदृश्य शत्रुओं पर वैचारिक तोपों के गोले दागा करता है ताकि हम उसकी चालाकी पकड़ने की कोशिश न करें। वह वह हमेशा अदृश्य शत्रुओं पर वैचारिक तोपों के गोले दागा करता है ताकि हम उसकी चालाकी पकड़ने की कोशिश न करें। समकालीनों से उसके रिश्ते या तो ढाल तलवार वाले होते हैं, या भैंस और बगुले की तरह, या फिर होते ही नहीं। समकालीनों से उसके रिश्ते या तो ढाल तलवार वाले होते हैं, या भैंस और बगुले की तरह, या फिर होते ही नहीं। वह अपने को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ब्लॉग्स, हिंदी युग, कविता कोश की कोशिकाओं के भीतर न्यूरॉन्स की तरह फैला देता है। अचानक किसी महंगी गाड़ी के भीतर से उसकी छाया बाहर आती दिखती है। अचानक किसी महंगी गाड़ी के भीतर से उसकी छाया बाहर आती दिखती है, लेकिन वह महानगर की रेड लाइट पर कारों के शीशे पोंछते मासूमों की फोटो खींचकर इंस्टा पर पोस्ट कर रहा होता है। जब तक हम वहां पहुंचते हैं, वह लाइक की बाइक पर सवार होकर सलमान की तरह किक मारते हुए फर्राटे भरता निकल चुका होता है। कभी लगता है वह किसी दिग्गी पैलेस सरीखे रैंप पर कैटवॉक कर रहा है। कभी लगता है वह किसी दिग्गी पैलेस सरीखे रैंप पर कैटवॉक कर रहा है, लेकिन वहां केवल बेस्ट सेलर्स ही बेहद ग्लैमरस अंदाज में वाइन का पैग उड़ेलते नजर आते हैं। बनियानों, जांघियों और प्रसाधनों के ढेर में वह आमिर के पीके का नंगा पोस्टर होने भर से सुकून पाता है। बनियानों, जांघियों और प्रसाधनों के ढेर में वह आमिर के पीके का नंगा पोस्टर होने भर से सुकून पाता है। हम सोचते हैं शायद वह किसी केटल क्लास के घर कपड़े पहनने जाने वाला। हम सोचते हैं शायद वह किसी केटल क्लास के घर कपड़े पहनने जाने वाला हो, लेकिन वह वहां से कभी का जा चुका है। वहां एक परिवार अपनी मध्यवर्गीय आकांक्षाओं में से झांकता हुआ केबल टीवी देख रहा है। वहां एक परिवार अपनी मध्यवर्गीय आकांक्षाओं में से झांकता हुआ
केबल टीवी देख रहा है, जिस पर कविता को फुलझड़ियों की तरह छोड़ता क्या दबंग कार्यक्रम आ रहा है। जिस पर कविता को फुलझड़ियों की तरह छोड़ता क्या दबंग कार्यक्रम आ रहा है। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर वाली कहावत आज भी बहुत खूब चरितार्थ हो रही। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर वाली कहावत आज भी बहुत खूब चरितार्थ हो रही। हमारे कवि के पास एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, जियोनी आदि के ढेरों स्मार्टफोन्स और बहुत सारे पाठकों के नंबर भी, पर वह उन्हें कभी नहीं बताता कि वह अपनी कविता को युधिष्ठिर की तरह दांव पर लगाकर हार चुका। पर वह उन्हें कभी नहीं बताता कि वह अपनी कविता को युधिष्ठिर की तरह दांव पर लगाकर हार चुका है और अब शब्दों के हलवाई बेचारी कविता को हास्य की चाशनी में जलेबियों की तरह डुबो रहे। और अब शब्दों के हलवाई बेचारी कविता को हास्य की चाशनी में जलेबियों की तरह डुबो रहे। रस में सराबोर कविता अपने हाल पर सिसक रही। रस में सराबोर कविता अपने हाल पर सिसक रही है, लेकिन पुरस्कारों के गंतव्य तक पहुंचने की आपाधापी में उसकी करुण पुकार अनसुनी कर दी जाती। लेकिन पुरस्कारों के गंतव्य तक पहुंचने की आपाधापी में उसकी करुण पुकार अनसुनी कर दी जाती। अंतिम पैराग्राफ इस कविता का। हमारा कवि हमसे कभी कभी मिलता भी है, सामने भी आता है। हमारा कवि कभी कभी हमसे मिलता भी है, सामने भी आता है, पुचकारता भी है हमें। हमारा कवि कभी कभी हमसे मिलता भी है, सामने भी आता है, पुचकारता भी है हमें। पर हमें समृद्ध करने की बात आई नहीं कि चुपके से खिसक लेता है। और हमें समृद्ध करने की बात आई नहीं कि चुपके से खिसक लेता है वह। कभी कभी वह जिक्र करता है कि अब कहीं कोई पाठक नहीं। कभी कभी वह जिक्र करता है कि अब कहीं कोई पाठक नहीं है। हम सब इस कमबख्त बेसुरे समय में कवि हम सब इस कमबख्त बेसुरे समय में कवि हैं। आपसी मतभेद भुलाकर आइए हमारी रचनाएं बाँचिए। आपसी मतभेद भुलाकर आइए हमारी रचनाएं बाँचिए। लोकप्रियता अब भी हमारे लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। लोकप्रियता अब भी हमारे लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। हैव अ गुड डे। बाय। तो ये थी कविता नए युग में कवि। बहुत मेरी बढ़िया। एक अगली कविता पढ़ें। हाँ मेरी छोटी सी कविता है। सोने से पहले। सोने से पहले मैं सुबह के अखबार पलटता। सोने से पहले मैं सुबह के अखबार पलटता। दिन भर की सुर्खियां करीब खींचता। मैं अत्याचारी तारीखों और हत्यारे दिनों को भूलना नहीं चाहता। मैं अत्याचारी तारीखों और हत्यारे दिनों को भूलना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कितना रक्त बहाकर बनाए जा रहे हैं राष्ट्र। मैं जानना चाहता हूं कितना रक्त बहाकर बनाए जा रहे हैं राष्ट्र। मैं वे तमाम तस्वीरें सीधी कर देता हूं जिनमें एक पुल बन रहा है, कुछ ठहाके गूंज रहे हैं। मैं वे तमाम तस्वीरें सीधी कर देता हूं जिनमें एक पुल बन रहा है, कुछ ठहाके गूंज रहे हैं। एक चेहरा
एहसान करने का स्वांग रच रहा है, एक आदमी जमीन पर बैठा टसुए बहा। क्या रात भर मुझे एक डेमोक्रेट घूरता रहेगा? क्या रात भर चलते हुए मुझे दिखेंगे गांव से बेदखल एक ज्ञात बसावट की ओर जाते परिवार? क्या रात भर मेरी रूह कंपाता रहेगा कमरे में चल रहा है एसी? दिमाग में दस्तक देता रहेगा उजाड़? सोने से पहले मैं किताबें खोल लेता सोने से पहले मैं किताबें खोल लेता हूँ, जिनमें पेड़, पहाड़, मकान, मनुष्य सब मैरून लाल हर्षोन्माद में डूबे, और प्रेम एक बचे हुए घोंसले की तरह दिखाई देता। सोने से पहले मैं तमाम भयानक दृश्यों को भीतर न्योता सोने से पहले मैं तमाम भयानक दृश्यों को भीतर न्योतता हूँ और खिड़कियां खोल लेता हूँ। सिगरेट जलाता हूँ, चप्पलें पलंग के नीचे नहीं खिसकाता। सोने से पहले मैं एक गिलास पानी भी नहीं पीता और कहता हूँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। एक शिथिल सांस छोड़ता और कहता हूँ, हवा तुम यहाँ मत रहो मेरे फेफड़ों और दीवारों के बीच। एक शिथिल सांस छोड़ता हूँ और कहता हूँ, हवा तुम यहाँ मत रहो मेरे फेफड़ों और दीवारों के बीच। सोने से पहले मैं कहता हूँ, नींद मुझे मत दो एक ठीक ठाक स्वप्न। सोने से पहले मैं कहता हूँ, नींद मुझे मत दो एक ठीक ठाक स्वप्न। देना ही है तो ताकत दो तल्ख हकीकत से जूझने की। देना ही है तो ताकत दो तल्ख हकीकत से जूझने की। क्या बात। ये थी मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक था सोने से पहले। जब तक संजीव जी अपनी कविता को तलाशे, मैं इनके बारे में एक बात और बता दूं। इनसे बातचीत में मेरे सामने आया कि साहित्यिक जीवन के अलावा अगर इनकी व्यावसायिक जीवन की बात करें तो ये अध्ययन अध्यापन से भी जुड़े रहे हैं। सिविल सर्विसेज की कोचिंग संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। अध्ययन अध्यापन इन्होंने काफी किया है। तो अभी तक जो मैंने 2 कविताएं सुनी, तो मुझे लगा कि एक युवा के सामने 2 संकट बड़े होते हैं। एक होता है अस्तित्व का संकट और एक होता है पहचान का संकट। युवा इनसे जूझता ही अपनी आधी जिंदगी को पूरी कर लेता है। अब तक की कविताओं में संघर्ष की छटपटाहट जो मेरे सामने आई है, तो संजीव जी, आपसे सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो छटपटाहट होती है एक युवा व्यक्तित्व की जीवन की, कभी वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, कभी वो अपनी पहचान के लिए वो जूझ रहा है। उसके मन में फ्रस्ट्रेशन भी पलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब फेलियर एक व्यक्ति को मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत गहरा होता है। फ्रस्ट्रेशन का ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट आपको एक टी पॉइंट पे लाके खड़ा करता है, एक दोराहे पे लाकर खड़ा करता है। चाहे तो वहां से बहक सकते हैं और चाहे तो वहां से बौद्धिक कर्म की ओर आप प्रेरित हो सकते हैं। तो क्या आपके जीवन में जो छटपटाहट रही अध्ययन अध्यापन के दौर में, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, कि किस तरह से आपके जीवन ने बौद्धिक कर्म की राह पकड़ी, जबकि रास्ते आपके पास बहुत सारे थे। रचना कर्म कैसे समाविष्ट हो गया आपकी कलम और आपके जहन में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रचना कर्म कैसे समाविष्ट हो गया? तो मुझे ये लगता है कि चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में रहें, आप उसके माध्यम से कुछ न कुछ आप करना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर एक जीवन यापन तो उसके साथ जुड़ा ही होता है। लेकिन
आप उसके माध्यम से कुछ अभिव्यक्त भी करना चाहते हैं। अब उसका दायरा क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा, इन बातों को लेकर विभिन्नता हो सकती है, और ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके अंदर आपकी रचनात्मकता के बीज किस रूप में वर्तमान है और उनके विकास की दिशा क्या होनी या हो रही। तो ये निश्चित तौर पर जिस भी प्रोफेशन, आपने जैसा कि वो बताया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौर में, और ये तो हर एक के उद्देश्य सुस्पष्ट रूप में परिभाषित हुआ करते हैं, और ये तब भी उतनी ही सही थी और आज भी उतनी ही सही है कि कोई भी, चाहे किसी भी करियर ऑप्शन का आप चुनाव करते हैं, तो बहुत परिष्कृत तौर पे न सही, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक धुंधले तौर पर ही सही, लेकिन आपके दिमाग में एक खाका बना हुआ होता है कि आपको ये काम क्यों करना है, आप किस लिए जा रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज की यदि बात करें तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स के यहाँ छापे पड़ते हैं किस रूप में, और वो सारे वो लोग हैं जिन लोगों का चयन जो है बहुत पहले हुआ होता है, और दिनों दिन भ्रष्टाचार की हम लोग बात करें तो उसका परिदृश्य दिनों दिन भयावह से बदतर होता गया है। आज जितनी बुरी स्थिति है शायद पहले कभी नहीं थी। तो जाहिर है वहाँ जब ये स्थिति देखने को मिलती है कि जिन लोगों के सिलेक्शन काफ़ी पहले हुए, तो उन लोगों के दिमाग में भी कुछ न कुछ बातें रही होंगी, और अब तो बिल्कुल स्पष्ट परिभाषित है कि आपको किसी चीज़ की तरफ क्यों जाना। तो वहाँ मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ों के लिए जिसका एक बृहत्तर सरोकार हो, अ, एक समाज में भी जो स्थितियाँ हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको उस ओर प्रवृत्त नहीं होने देती कि आप साहित्य में, जैसा कि लोक मंगल की भावना एक कही जाती है, तो लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर आप कुछ सोच सकें, अ, अपने व्यक्तिक प्रयासों में भी आप उसको स्थान दे सकें, तो उसकी गुंजाइश आजकल कम से कमतर होती गई। जी। और ये मेरे मन में इसको साहित्य का साहित्य तो निश्चित तौर पर बाद में आया, लेकिन देश का, परिवार का और अ, अध्ययन का, और फिर जिन भी लोगों के सानिध्य में मेरा रहना हुआ, जिस वैचारिकता जिन वैचारिकता की जड़ों ने मेरी जड़ों को खाद पानी दिया, तो उन सबके सम्मिलित प्रभाव से कहीं न कहीं ये जो लोक मंगल वाली बात है, वो अपने निजी हित को एक व्यापक और बृहत्तर हित में एकाकार करने वाली बात है, तो ये मेरे अंदर रही थी। जी, जी। और वो बहुत उसकी स्थूल अभिव्यक्ति इस रूप में हुई कि सिविल सर्विसेज निश्चित रूप में उसका एक माध्यम, चूंकि हमने उसके लिए उस दौर में हमारी तैयारी उस ओर उन्मुख थी, तो निश्चित रूप में था कि इस माध्यम से भी ये किया जा सकता है, लेकिन वो एक लक्ष्य नहीं था, वो बस एक जरिया था कि हाँ, ये एक बेहतर जरिया हो सकता है कि जहाँ से कुछ चीजें की जा सकती। तो ये तब भी मुझे यही लगता था, और यही वजह है कि ये मेरे लिए कभी कोई बौद्धिक उपक्रम नहीं रहा, उस समय भी नहीं था जिस समय कि ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मेरे लिए कभी कोई बौद्धिक उपक्रम नहीं था, लेकिन हाँ, एक बौद्धिकता की राह कहीं न कहीं फूटती है उधर से, और यदि आप में संवेदना है, यदि आप में समझदारी है, और आप में रचनात्मकता का एक अंदरूनी स्रोत है, भले आप लिखते हो या न लिखते हो, लेकिन आपके अंदर कुछ है दुनिया के सामने कहने के लिए, और दुनिया को बदलने का कोई ना कोई एक नज़रिया आपके पास है, तो निश्चित तौर पर वो आपको प्रेरित करता है कि आप उसको अपने आप में एक लक्ष्य न बनाएं, बल्कि उसको अपने एक लक्ष्य, एक बृहत्तर लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम बनाएं। और जाहिर सी बात है, जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ें आप करते हैं उसमें यदि आप किसी भी क्षेत्र से जुड़ते हैं, तो उतनी तो व्यवस्थाएं आपको मिल ही जाती हैं। तो उससे इतर जो बचता है, फिर हमने वही कहा कि एक बृहत्तर लक्ष्य की, उसके माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं। आपके जवाब तो में, इस सवाल का जो आपने जवाब दिया है, इसमें युवाओं के लिए प्रेरणा भी बहुत छिपी हुई है। आपने एक बहुत ही प्रेरणास्पद आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है।
संजीव जी, जब मैं आपको पढ़ रही थी तो एक कविता मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी है और वो कविता सदानीरा में भी प्रकाशित है। शीर्षक है उसका सहस्त्र चक्षुओं वाला युग। ये हुँ, एक विराट उत्सव बेवफ़ाई का आयोजित होने को है स्वर्ग में। हम चाहेंगे आप वो सुनाएँ। ये अभी-अभी जो मैं कह रहा था, मैंने इशारा किया कि ऐसा क्यों है कि कोई बृहत्तर उद्देश्य आप किसी भी पेशे में है, चाहे आप डॉक्टर हो या कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी है, सिविल से सर्वेंट हो, क्यों आपके उद्देश्य में आपका उद्देश्य बृहत्तर क्यों नहीं हो पाता? क्यों आप अपने निजी और संकीर्ण हितों से भेजा करना नहीं समझ पाते? वो जो आपने अभी कहा ना कि एक विराट उत्सव बेवफाई का, तो जी, वो तो मेरे ख्याल से वो उसका परिदृश्य जो है वो पूरा समाज है। और जी, वो विराट उत्सव बेवफाई के, अब जाहिर है इसमें वफा की गुंजाइश कहाँ से तलाशी जाए, और यही चैलेंज भी है, यही चुनौती भी है, और उसी चुनौती को स्वीकार भी करना है। और अपने ये प्रेरणा स्रोत होने की बात की, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना निश्चित तौर पे लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके माध्यम से एक बड़े फलक पर आप आपकी अपनी जो भी अ, आपका जो भी कार्यक्षेत्र है उसके माध्यम से आप एक बड़े फलक को छूने की कोशिश करें। वहाँ आप ताकि आप एक जन समाज के जीवन में, एक आम जन के जीवन को बेहतर उठाने में, और ख़ासतौर पर उसकी सोच की भी बेहतरी में जी। आप एक कैसे कविता सुनाएँ। आपकी भूमिका हो सकती है, ये निश्चित रूप से बेहतर है। तो ये कविता पर आते हैं, सहस्त्र चक्षुओं वाला युग। एक ये एक लेकिन पहले कविता, इसके बाद मैं इस पर कुछ। सहस्त्र चक्षुओं वाला युग, ये एक पुरानी कविता है, ये संक्षेप में इतना बता देना वो जरूरी होगा। और ये कई सालों में मुकम्मल हुई है। और ये कविता 2015 में छपी थी। और ये एक राजनीतिक कविता है जिसकी रूपक में सारे राजनीतिक तमाम हालातों को व्यक्त किया गया। सहस्त्र चक्षुओं वाला युग, कविता का शीर्षक है सहस्त्र चक्षुओं वाला युग। एक विराट उत्सव बेवफाई का आयोजित होने को है स्वर्ग में। एक विराट उत्सव बेवफाई का आयोजित होने को है स्वर्ग में। पधारने वाले हैं दैत्यराज। एक विराट उत्सव बेवफाई का आयोजित होने को है स्वर्ग में। पधारने वाले हैं दैत्यराज। कयास तो पहले से ही लगते रहे हैं। स्वर्ग से देवराज की विदाई तय दिखती है अब की बार। कयास तो पहले से ही लगते रहे हैं। स्वर्ग से देवराज की विदाई तय दिखती है अब की बार। यज्ञ की पूर्णाहुति होने भर का इंतजार है केवल। यज्ञ की पूर्णाहुति होने भर का इंतजार है केवल। एक अजीब सा कोलाहल छाया हुआ है फिजाओं। समय में व्याप्त अर्थ शून्यता को भरने की हर संभव चेष्टा कुचेष्टा तिक्र में साजिशें चल रही। एक अजीब सा कोलाहल छाया हुआ है फिजाओं में। समय में व्याप्त अर्थ शून्यता को भरने की हर संभव चेष्टा कुचेष्टा तिक्र में साजिशें चल रही हैं। उत्तेजनाएं हैं कि हाँफते हुए भी चीखना जारी रखे हुए हैं लगातार। उत्तेजनाएं हैं कि हाँफते हुए भी चीखना जारी रखे हुए हैं लगातार। भीषण गर्मी से उकता चुके शब्दों ने अपनी हदें पार कर स्केटिंग का लुत्फ लेना शुरू कर दिया। भांति भांति के रथों में जुटे असंख्य बेलगाम घोड़े बेतहाशा दौड़ रहे हैं इधर से उधर। उनकी पदचापों से उड़ने वाली धूल के चलते सांसत में फंसी हवाओं का पूरी तरह से दम घुटा जा रहा है। सिंहासनारूढ़ होने का मुहूर्त ज्यो ज्यो निकट आ रहा है। दैत्यराज का गर्वोन्नत वक्ष
उसी अनुपात में और भी चौड़ा हुआ जा रहा है। सुनाई दे जाती है तभी पार्श्व से दिनकर की आती हुंकार, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। खूब गौर करने पर ही पता चल पाता है कि दिनकर की हुंकार का यह प्रायोजित संस्करण भर है, जिसका घोषित अघोषित ठेका ले रखा है दैत्यलोक की शोभा बढ़ा रहे कुबेर के मानस पुत्रों ने। और जनता भी अब लिंकन वाली कहाँ रही, अब नहीं 20वीं सदी वाली, जिसने धारण कर रखे थे दिव्य चक्षु और आपातकाल सरीखी स्थितियों में जिसे खोलकर चमत्कृत करती आई थी वह अखिल ब्रह्मांड को। यह बात और है कि स्वर्गाकांक्षा उसकी सामूहिक नियति नहीं हुआ करती थी तब। यह बात और है कि स्वर्गाकांक्षा उसकी सामूहिक नियति नहीं हुआ करती थी तब, पर ब्रह्मांडीकरण उभरा है जब से युग की सबसे प्रभावी परिघटना के तौर पर स्वर्ग की ओर जाने वाली अदृश्य सीढ़ी प्रकट हो गई है एकदम से उसके कदमों तले, जिसके आखिरी छोर पर लटकते हुए ही सही स्वर्ग का कोई सिरा पकड़े होने का भ्रम छोड़ना नहीं चाहती। यह बात और है कि मौजूद रही हैं स्वर्ग में भी विषमता की लंबी चौड़ी खाइयां। यह बात और है कि मौजूद रही हैं स्वर्ग में भी विषमता की लंबी चौड़ी खाइयां और निष्क्रियता के जाने कितने ही अंधकूप, जिनमें तमाम अनियमितताओं एवं कारगुजारियों के दुष्चक्र बड़े ही कलात्मक और भव्य तरीके से दफन करके रखे गए। स्वर्ग की यही नियति है शायद, और वहां आते जाते रहे प्राणियों की अनिवार्य परिणति। स्वर्ग की यही नियति है शायद, और वहां आते जाते रहे प्राणियों की और वहां आते जाते रहे प्राणियों की अनिवार्य परिणति भी। यह भी किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं कि बेदखल नहीं होना चाहता स्वर्ग से कोई। यह भी किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं कि बेदखल नहीं होना चाहता स्वर्ग से कोई। शायद तभी विदाई की बेला निकट आती देख दो दो हाथ करने की मुद्रा में आ खड़े हुए हैं देवराज। शायद तभी विदाई की बेला निकट आती देख दो दो हाथ करने की मुद्रा में आ खड़े हुए देवराज अपनी चिर परिचित खामोशी को विराम दे। वैसे जग जाहिर रही हैं उनकी कमजोरियां पहले से ही, वैसे जग जाहिर रही हैं उनकी कमजोरियां पहले से ही, उस पर मुहर भी लगा चुके हैं। अभी अभी कभी को उनके विश्वस्त रहे उन्हीं के दो देवगण। किसी करिश्मे की उम्मीद तो अब युवराज से ही कर सकते हैं देवता लोग। किसी करिश्मे की उम्मीद तो अब युवराज से ही कर सकते हैं देवता लोग, जो आस्तीनें चढ़ाकर देवराज का हौसला बढ़ा रहे हैं। राजमाता तो खैर हैं ही, पर्दे के पीछे से सूत्रधार की भूमिका में। स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं फिलहाल, स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं फिलहाल। एक शानदार भोज दिया जा रहा है दैत्यराज के सम्मान। एक विशाल डाइनिंग हॉल में सजाई जा रही हैं रंग बिरंगी कॉकरियां बड़े करीने से। एक विशाल डाइनिंग हॉल में सजाई जा रही हैं रंग बिरंगी क्रॉकरियां बड़े करीने से, बिल्कुल बारीकी से गढ़ा गया है जिन्हें ऐसे ही खास मौके के लिए। मेनू में कई तरह के दिव्य डिशेज शामिल होने हैं। जायके से जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि ये समस्त व्यंजनादि पतंजलि प्रभृति किसी योग गुरु द्वारा वैदिक मंत्रों से अभिषिक्त भी किए गए। असुरों का उत्साह उनके धारदार हथियारों की तरह ही पैनेपन के चरम पर है।
जश्न में डूबे गाए जा रहे हैं वे, अपना तो एक ही जवाब है यार, तेज धार, तेज धार। दहशत से भर उठे हैं यह सब देख सुनकर, किसी फैंटेसी की तरह स्वर्ग को निहारते, आवागमन के चक्र में घूम रहे सृष्टि के अनगिनत मुसाफिर। दहशत से भर उठे हैं यह सब देख सुनकर, किसी फैंटेसी की तरह स्वर्ग को निहारते, आवागमन के चक्र में घूम रहे सृष्टि के अनगिनत मुसाफिर। अपने ही गर्भ में पल रहे, अपने ही अपने गर्भ में पल रहे, अपने ही अजन्मे जिस्म में अरसा पहले तेज धार के उतारे जाने का नृशंसता पूर्वक, अपने गर्भ में पल रहे अपने ही अजन्मे जिस्म में अरसा पहले तेज धार के नृशंसता पूर्वक उतारे जाने का खौफनाक एवं हृदय विदारक मंजर आज भी उनके रोंगटे खड़े करने को काफी। दैत्यों के इस सुर में सुर मिलाने आ पहुंचे हैं नीचे के पायदानों पर खड़े ढेर सारे देवता और स्वर्गारोहण को उद्धत धरती पर विराज रही पुरोहितों की टोली। एड़ी चोटी का जोर तो इस बार गंधर्व राज भी लगाए हुए हैं, पर बेदम है बेचारे खांसते खांसते। एड़ी चोटी का जोर तो इस बार गंधर्व राज भी लगाए हुए हैं, पर बेदम है बेचारे खांसते खांसते। उनके पहले ही धमाकेदार कंसर्ट का बीच में ही बेड़ा गर्क किया है उनकी इस नामुराद खांसी। अब फिर से उनका खांसना दोनों पक्षों के गले की फांस साबित हो रहा है। दोनों इधर आस लगाए बैठे हैं यक्षराज, क्या पता कोई युधिष्ठिर पहुंच ही जाए, प्यास से व्याकुल हो सरोवर के किनारे, और इसी बहाने पा जाएं वे उनसे संवाद का मौका, बिल्ली के भाग से टूटे छींके की तरह। विश्व वमन करते नाग सरसराते दिख रहे हैं इधर से उधर, विश्व वमन करते नाग सरसराते दिख रहे हैं इधर से उधर। शिव जी के गले की तरह देवताओं के गले का हार बनने की ललक इस बार कम ही दिख रही है। अब कि वे दैत्यों की भुजाओं में शोभायमान होने को ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं। कि नरों की तो खैर अभी अभी पहचान ही दर्ज हुई है, पर बड़ा अजीब दौर है कमबख्ती अभी। समस्त अनुकूलताएं एकदम से उछलकर दैत्यराज की गोद में जा बैठी दिख रही हैं। दिव्य समझी जाने वाली आकाशवाणी के उद्घोषक भी दिव्य समझी जाने वाली आकाशवाणी के उद्घोषक भी भाट और चारण में बदलते जा रहे हैं। धरती समूचे सब परिदृश्य में एक हवन कुंड के तौर पर सिमट कर रह गई है। धरती समूचे परिदृश्य में एक हवन कुंड के तौर पर सिमट कर रह गई है, जिसमें एक बार फिर से आहुति दी जानी है उसी की आकांक्षाओं, सपनों और खुशियों। शेष रह जाने हैं उसके पास केवल भूख, प्यास, जिजीविषा और संघर्ष के अंतहीन सिलसिले। शेष रह जाने हैं उसके पास केवल भूख, प्यास, जिजीविषा और संघर्ष के अंतहीन सिलसिले। राजसूय का महायज्ञ शुरू हो चुका, प्रज्वलित किया जा चुका है हवन कुंड बारूद के ढेर पर दिया सलाई रखकर। कसमय देवाय हविषा विधेयम का ज्वलंत प्रश्न एक बार फिर से आ खड़ा हुआ है सुरसा की भांति मुंह फैलाए। भड़क उठी है भूख समस्त देवताओं की, दैत्यगण भी अपनी ललचाई जीव बार बार फेर रहे हैं अपने सूखे होठों पर। दैत्यराज की महिमा मंडित छवि कुछ ज्यादा ही आश्वस्त करती दिखती है। बुभुक्षा पीड़ित तो खैर यह धरती भी है, बुभुक्षा पीड़ित तो खैर यह धरती भी है, पर बेबस टकटकी लगाए है खड़ी। बुभुक्षा पीड़ित तो खैर यह धरती भी है, पर बेबस टकटकी लगाए है खड़ी उस अखंड ज्योति की तरह, जिसकी सतह का अंधेरा उसकी छाती पर दहकते
अंगारों से कहीं ज्यादा संगीन है। उस अखंड ज्योति की तरह जिसकी सतह का अंधेरा उसकी छाती पर दहकते अंगारों से कहीं ज्यादा संगीन है। धरती की यह क्षुधा सब कुछ जज्ब करते जाने की नहीं, बल्कि खुद को कतरा कतरा खाकर अपने वजूद को कुछ वक्त तक और किसी तरह बचाए रखने की। धरती की यह क्षुधा सब कुछ जज्ब करते जाने की नहीं, बल्कि खुद को कतरा कतरा खाकर अपने वजूद को कुछ वक्त तक और किसी तरह बचाए रखने की है। उसकी प्यास भी उद्दाम आकांक्षाओं के शरबती घोलों की नहीं, बल्कि कैसे भी प्यास बुझाने की है, खुद का ही लहू क्यों न पीना पड़े चाहे। क्योंकि यह भूख है अड़ी, यह प्यास है बड़ी, जिसे बुझाने मिटाने के लिए यहाँ न तो स्वर्ग की तरह मैकडोनाल्ड्स और निरुलाज हाथ बांधे खड़े हैं, और न ही मयस्सर है माजा अथवा मैंगो स्लाइस। फिर भी आंखें फेर करके इन सबसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर बेशर्मी के चलते फिरते हवन कुंड बने मांगे जा रहे हैं आहुतियां लगातार। अनुलोम विलोम कर रही है अपनी झेप मिटाने की चेष्टा में वहां पर जमी पुरोहितों की टोली। होठों पर छद्म मुस्कान चिपकाए देवता लोलुप नजरें गड़ाए बैठे हैं स्वर्ग से सारे परिदृश्य पर। गूंज रही है चहुं और उनके हितों की आकाशवाणी, पर दैत्यराज के गगन भेदी आह्वान से तो थर्रा ही उठता है समूचा ब्रह्मांड। किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े ब्रह्मा ताकने लगते हैं सरस्वती की ओर। किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े ब्रह्मा ताकने लगते हैं सरस्वती की ओर। हतप्रभ सरस्वती उनकी ओर अपलक निहारे जाती। सहज ही समझी जा सकती हैं वीणा और पुस्तक को लेकर उनकी साझी चिंताएं। सहज ही समझी जा सकती हैं वीणा और पुस्तक को लेकर उनकी साझी चिंताएं। विष्णु हमेशा की तरह क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हैं। विष्णु हमेशा की तरह क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हैं। लक्ष्मी दबाए जा रही हैं उनके चरण, ठीक वैसे ही जैसा कि देखा जाता रहा है। लक्ष्मी दबाए जा रही हैं उनके चरण, ठीक वैसे ही जैसा कि देखा जाता रहा है। युगों से यह सुनिश्चित करने में जुटी रही हैं वे, युगों से यह सुनिश्चित करने में जुटी रही हैं वे कि पलता रहे अखिल ब्रह्मांड यूं ही अपने पालनहार की प्रगाढ़ निद्रा। युगों से यह सुनिश्चित करने में जुटी रही हैं वे कि पलता रहे अखिल ब्रह्मांड यूं ही अपने कि पलता रहे अखिल ब्रह्मांड यूं ही अपने पालनहार की प्रगाढ़ निद्रा तले। देवाधिदेव की तो खैर बात ही निराली ठहरी। उनकी नगरी जा पहुंचे दैत्यराज साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है उनके समक्ष। भोले भंडारी भले ध्यानस्थ हों अभी, पर उनके गणों से अपने लिए जयकारे सुन दैत्यराज का चेहरा दर्प से दमक उठा है। पर उनके गणों से अपने लिए जयकारे सुन दैत्यराज का चेहरा दर्प से दमक उठा है। दो बूंदें टपकती हैं तभी अचानक दैत्यराज के नतमस्तक शीश पर। दो बूंदें टपकती हैं तभी अचानक दैत्यराज के नतमस्तक शीश पर। शिव जी की जटाओं में विराजती गंगा का करुण अश्रुपात भी अपने अति उत्साह में वरदान मालूम पड़ता है उन्हें। शिव जी की जटाओं में विराजती गंगा का करुण अश्रुपात भी अपने अति उत्साह में वरदान मालूम पड़ता है उन्हें। फिसल रहा है वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह। फिसल रहा है वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह। आशंकाएं गहराने लगी हैं दिन पर दिन। समूचे युग पर मानो दृष्टिहीनता का आवरण छाया दिख रहा है। समूचे युग पर मानो दृष्टिहीनता का आवरण छाया दिख रहा है। पर एक नए युग की उम्मीद भी करवट लेती दिखती है इस बीच। पर एक नए युग की उम्मीद भी
करवट लेती दिखती है इसी बीच। इस युग ने अपनी आंखें अभी अभी खोलनी शुरू की। इस युग ने अपनी आंखें अभी अभी खोलनी शुरू की। यह युग किसी धृतराष्ट्र को संजय सरीखी दिव्य दृष्टि का आश्वासन देने के बजाय अपनी 1000 आंखों का ज्यादा भरोसा करता दिखता है। यह युग किसी धृतराष्ट्र को संजय सरीखी दिव्य दृष्टि का आश्वासन देने के बजाय अपनी 1000 आंखों का ज्यादा भरोसा करता दिखता है। सहस्त्र चक्षुओं वाले इस युग की प्रश्न सूचक निगाहें, सहस्त्र चक्षुओं वाले इस युग की प्रश्न सूचक निगाहें हम सबके चेहरे पर आ टिकी हैं, एकदम से किसी निर्णायक फैसले की प्रतीक्षा। सहस्त्र चक्षुओं वाले इस युग की प्रश्न सूचक निगाहें हम सबके चेहरे पर आ टिकी हैं, एकदम से किसी निर्णायक फैसले की प्रतीक्षा। तो ये थी बहुत मेरी कविता शुक्रिया सहस्त्र संजीव चक्षुओं जी। वाली। जैसा कि आपने जिक्र किया था पहले भी कि ये आपकी सबसे लंबी कविताओं में शुमार है और इस कविता को पूरा होने में लगभग 3 से 4 वर्ष आपको लगे और 2015 में कविता प्रकाशित हुई। जी। काफी तल्ख है, राजनीति पर पूरी तरह से केंद्रित है आपकी कविता। जीवन की हम्म, व्यथा को भी दिखाती है, आम इंसान के संघर्ष को भी दिखाती है, उसकी उथल-पुथल को भी ज़ाहिर करती है और राजनीतिक परिवेश में जो दाँव-पेच जो रचे जाते हैं, उनको आपने बहुत ही गहराई से देखते हुए, उसमें डूब कर आपने इस कविता को लिखा है। हमारे पास आपसे बहुत कुछ सुनना था क्योंकि आपकी कविताएँ इतनी ज़्यादा लंबी हैं और आपका जो कविता का जो पाठ करने का जो आपका तरीका है, वो उससे भी ज़्यादा इतना प्रभावशाली है, ये हम हमारे लोग संवरण नहीं करना चाहते हम कि आपसे कविताएँ और सुनें, लेकिन वक़्त हमारा इंतज़ार किसी का नहीं करेगा, तो इसलिए हमें आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हम फिर आपसे और कविताएँ सुनेंगे संयोग बना तो। और मैं अब आपके बारे में ही बता देना चाहती हूँ, हमारे जो दर्शक, जो श्रोता हमारे साथ जुड़े और जुड़ेंगे, कि संजीव जी ने केदारनाथ सिंह जी पर बहुत काम किया और इन्होंने मुक्ति जो उनकी कविता रही है, उस पर इन्होंने एक आलेख लिखा है। काफ़ी लंबा वो शायद 25 से 30 पृष्ठों का वो आलेख है, वो अभी छपने की प्रक्रिया में है। इसके साथ-साथ में एक प्रेम कविता को पढ़कर, जो केदारनाथ जी ने जो कविता लिखी थी, उस पर भी इन्होंने काफ़ी लंबा एक आलेख लिखा है, वो भी लगभग 40 पृष्ठों का वो आलेख है, वो भी छपने की प्रक्रिया में है। केदारनाथ जी का काफ़ी सानिध्य आपको प्राप्त हुआ और इसके साथ-साथ में नलिन नीलोचन शर्मा जी की जो कविताएँ हैं, वो नलिन बहुत विलोचन शर्मा, हाँ, नलिन जी, विलोचन शर्मा। हाँ, नलिन नीलोचन शर्मा, जी हाँ। तो उनकी कविताएँ काफ़ी दुर्लभ हैं, उन्हें भी आपने ढूँढ-ढूँढ करके आपने उन पर भी काफ़ी काम किया है, व्याख्या की है, आपने आलोचना की है। संजीव जी का कवि कर्म जितना गहरा है, इनका आलोचना वाला जो पक्ष है, वो भी आपका काफ़ी समृद्ध रहा है और समय सीमा होने की वजह से हम आज इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं। समय मिला तो हम आगे उस पर भी हम बात करेंगे और बातचीत के दौरान मुझे संजीव जी ने मुझे कहा कि कोई संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, तो मैं मिथिलेश सर मैं आपको बताना चाहूँगी, तो मैं सर को मैं कह रही थी, संजीव जी को मैंने इस बात को मैंने ज़िक्र किया कि किसी संग्रह का प्रकाशित होना उतना ज़रूरी नहीं है, जितना कि मन में भावों का संग्रहण होना। तो संजीव जी ने अपने मन में, अपने आस-पास बिखरी दुनिया को इतना एकत्रित किया है, आपने उसको इतना जज़्ब किया है, कि वो आपकी कविताओं में झलकता है, वो आपके आलोचना कर में झलकता है। अभी कौशल किशोर जी हमारे बीच में अभी किसी व्यस्तता के वश अभी वो नहीं रहे हैं। अगर वो होते तो मैं उनसे कहती कि जितना कुछ मैंने कहा वो तो बहुत कम है, वो आपकी कविताओं पर और ज़्यादा वो टिप्पणी वो खुल के रखते। उनका अनुभव काफ़ी समृद्ध है। तो समय की सीमा होने की वजह से मैं संजीव जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पूरे लिखावट संस्था की ओर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इस मंच पर आए और आपने अपने विचार, अपने भाव, अपने शब्द आपने हमसे साझा किए। आपका बहुत-बहुत आभार। लिखावट संस्था की ओर से मैं मिथिलेश सर आपको साधुवाद देना चाहूँगी कि
लुप्त होती कविताओं के दौर में आपने कविता की गूढ़ता को बचाया हुआ है, आपने इसके मर्म को बचाया हुआ है। आप कवियों को प्रेरित करते हैं, आप रचना कर्म को आप इस तरह से प्रेरित करते हैं। क्योंकि ये मौका दीपावली का भी है, आज धनतेरस है। तो मैं कहना चाहूँगी कि उत्सव अपने आप में किसी दिन विशेष का, किसी घटना विशेष का मोहताज नहीं होता। एक कविता जब आपके मन में पैदा होती है, जब कविता आप लिखना शुरू करते हैं, तब वही दिन आपके लिए उत्सव के में कन्वर्ट हो जाता है, वो उत्सव में तब्दील हो जाता है। जिस दिन आपने कुछ रचा, वही दिन आपके लिए उत्सव है, और जिस दिन मैंने कुछ अच्छा सुना, वो पल मेरे लिए उत्सव है। तो उत्सव की इस पंच दिवसीय, इस पंच बिल्कुल, दिवसीय बिल्कुल सही दीपोत्सव में, कहा आपने कि ये रचनाधर्मिता अपने आप में उत्सव का पर्याय ही है। जी, बिल्कुल। और मिथिलेश सर ने जिस तरह से इस उत्सव में उत्सव के भाव को दोगुना कर दिया है सर, आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आपकी इस कर्मठता को बहुत-बहुत हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लिखावट संस्था की ओर से इजाज़त लेना चाहूँगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई रचनाओं के साथ में। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और ज्योति पारिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह अच्छा संचालन करने के लिए, और आपने समय निकाला, और और शुक्रिया सर। शुक्रिया, सबका शुक्रिया।